हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीज़ा फैक्ट्स, जहाँ पे हम शेयर करते हैं वीज़ा से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स एंड कुछ नॉलेज। गाइस, आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं रशिया एंड यूक्रेन का। हम कंपैरिजन करेंगे, कुछ बातें दोनों के बारे में, उनके बारे में आपको हिस्ट्री, उनका जोग्राफिकल स्टेटस क्या है, क्या क्या उनके बॉर्डर शेयर होते हैं, किस किस कंट्री से शेयर होते हैं। एक बेसिक नॉलेज का कंपैरिजन हम करेंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा रशिया से। पहली बात तो आप सब जानते हैं, आज छठा दिन हो चुका है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये महायुद्ध छिड़ा हुआ है। इसमें काफ़ी यूक्रेन को काफ़ी क्षति पहुंच रही है। इवन आज वैक्यूम बॉम्ब तक सुना गया कि यूक्रेन के अंदर छोड़ा गया है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं छोटे से कंपैरिजन में। सबसे पहले बात करूंगा रशिया की। रशिया के बारे में आप जानते होंगे। मैं स्टार्ट करूंगा कहानी 1917 की रूस की क्रांति से। रूस की क्रांति से पहले इसके जो जार थे, रशिया के जो राजा थे, उनको जार कहा जाता था। वो निकोलस द्वितीय जो थे वो उनके जार थे। 1917 की क्रांति जो हुई, आपको पता होगा, लेनिन इसके नायक थे रूस की क्रांति के, जो एग्जाइल में थे जर्मनी से आकर। उन्होंने यहाँ पे रशिया में रूस की क्रांति के बहुत बड़े नायक रहे। उन्होंने एक क्रांति फैला दी रशिया के अंदर। और उसके बाद लेनिन की वजह से 1922 में जो रशिया है वो बना यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ। यूएसएसआर की फुल फॉर्म आपको पता होगा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रशिया। यस गाइस, यूएसएसआर बना 15 कंट्रियों से मिलकर। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा गाइस, रशिया जो है बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है इसका। कहा जाता है कि प्लूटो एक जो ग्रह है उससे भी बड़ा है इसका। एक कंपैरिजन में मैं बताना चाहूँगा आपको, जो पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसकी पॉपुलेशन जो है रशिया की इतनी नहीं है क्षेत्रफल के मुताबिक। अगर मैं बात करूँ हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रशिया से बहुत ज़्यादा है। 200 मिलियन के पार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और 160 और 170 के बीच में लेटेस्ट जो आई थी, 160-170 मिलियन की वहाँ की जनसंख्या रशिया की। अब मैं जल्दी से बात करूँगा कौन कौन से देश थे जो मिलके यूएसएसआर बने। जो 15 देश मिलके रशिया को सोवियत संघ बनाते हैं, वो 15 देश हैं गाइस। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, लातविया, बेलारूस, लुथानिया, माल्डोवा, इस्टोनिया। ये कुछ 15 देश थे जो मिलके सोवियत संघ बना। और उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, सीधा 1991 में आ जाते हैं, जहाँ पे रशिया का जो है विघटन हुआ। रशिया कोलैप्स कर गया और कई ढेर सारे देश उससे अलग हो गए। लेकिन अलग होने के बावजूद भी जो रशिया का जो परसेंटेज है, 70% एरिया जो रशिया के साथ ही रहा और बाकी 30% पे वो 15 कंट्रीज अलग हुई हैं। अब कुछ बात करते हैं रशिया के ज्योग्राफिकल स्टेटस के बारे में गाइस। किन किन कंट्रीज से ये अपने बॉर्डर शेयर करता है? नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, जॉर्जिया, आपका यूक्रेन, आपका बेलारूस, आपका नॉर्वे, स्वीडन, इस्टोनिया। ऐसे कई सारे देश हैं जिनके साथ रशिया अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और इसी से हमें पता चलता है कि रशिया का कितना बड़ा बॉर्डर है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको गाइस, रशिया के अंदर 11 टाइम जोन है, इतना बड़ा है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक अकेला ऐसा देश है विश्व का, इतना बड़ा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट्स उसके अंदर समाते हैं, एशिया और यूरोप। यस गाइस, 75% रशिया का भाग जो है वो एशिया के अंदर आता है और 25% जो भाग है वो यूरोप के अंदर आता है। यूरोप और एशिया के बीच में एक यूरोल माउंटेन है रशिया के अंदर, जो एक तरह से डिवाइड करता है। वेस्ट का पार्ट जो है वो यूरोप की तरफ है और जो राइट का पार्ट है वो एशिया की तरफ है गाइस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस, रशिया इतना बड़ा देश है कि वो प्लूटो ग्रह से भी बड़ा देश है वो। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यूपी से कम इसकी पॉपुलेशन है गाइस। पॉपुलेशन के ऊपर अगर बात हो रही है तो पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है रशिया के अंदर। कहा जाता है कि सेक्स रेशियो जो है वुमेन और मेल का वो 10:7 है। आप समझ सकते हैं कितना तालमेल कितना बिगड़ा हुआ है गाइस। और ये जो तालमेल बिगड़ा था वो वर्ल्ड वॉर 2 से बिगड़ा था गाइस। उस टाइम पे काफ़ी ढेर सारे रशिया के जो आदमी थे उनकी काफ़ी डेथ हो गई थी वहाँ पे। इस वजह से सेक्स रेशियो जो है वहाँ का बिगड़ा हुआ है। अब मैं बताना चाहूँगा रशिया की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड है गाइस। रशिया की पूरी इकोनॉमी डिपेंड है वहाँ की नेचुरल ऑयल एंड गैसेस के ऊपर। यस गाइस, रशिया यूरोप के ज़्यादातर कंट्रीज़ को अपने ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है और इसी की वजह से उसकी इकोनॉमी
जो भी मजबूत है वो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर है गाइस। रशिया जो है यूक्रेन के थ्रू अपनी पाइप, यूक्रेन बेलारूस से उसने पाइपलाइन निकाल रखी है वहाँ से, और वो अपने यूरोप के अदर कंट्रीज में अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेचता है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको रशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें। रशिया के जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं पुतिन, आप सब जानते ही होंगे। अब मैं पुतिन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, ये किस पार्टी से आते हैं। ये यूनाइटेड रशिया की पार्टी से आते हैं। इनकी जो पार्टी का नाम है यूनाइटेड रशिया है, और वो इतनी स्ट्रांग है गाइस वो कि उसके सामने कोई कंपटीशन देने वाला अभी तक नहीं खड़ा है। 1999 और 2000 के बीच में व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बन चुके थे रशिया के, लेकिन उस वक्त उसकी पार्टी कुछ और थी। लेकिन बाद में यूनाइटेड रशिया पार्टी बनी, दो पार्टी मिलकर यूनाइटेड रशिया बनी। रशिया जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ऑन पेपर, और तब से लेके अब तक पुतिन का शासन चल रहा है, यूनाइटेड रशिया का शासन चल रहा है, कोई भी उनको टक्कर देने वाला नहीं हुआ है। अब बात करना चाहूँगा गाइज, रशिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, और जो उनकी करेंसी है वो रूबल है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो रशिया के अंदर जो मैंने सेक्स रेशियो वाला इशू बताया था, पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक चैलेंज है रशिया के अंदर। इसको इम्प्रूव करने के लिए वहाँ की जो सरकार है वो इनिशिएट करती है कि वो जितने भी उनके बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई, उनका मेडिकल सुविधाएं सारी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी, ताकि वो पॉपुलेशन बढ़ाने की तरफ थोड़े से अग्रसर हो। क्योंकि वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है, चाइल्डलेस मैरिज। यस गाइस, चाइल्डलेस मैरिज का कॉन्सेप्ट रशिया के अंदर काफ़ी ही चलन में है। सो इसी वजह से बहुत सारे चैलेंजेस रशिया के सामने और भी आते हैं गाइस। जैसे कि अब एक खूबी मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा, कि नेचुरल गैसेस जो है, जो रशिया जिसके ऊपर अभी रहता है पूरा डिपेंडेंट, नेचुरल गैसेस जो आने वाले टाइम पे ख़त्म होने वाले हैं। आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी का ज़माना आने वाला है, और भी स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद जो दूसरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है गाइस, वो है फ्रेश वाटर, या पीने लायक पानी, फ्रेश वाटर, पीने वाला पानी। रशिया के अंदर आपने बाल्कन लेक के बारे में सुना ही होगा। रशिया के अंदर काफ़ी ढेर सारे सोर्सेज है फ्रेश वाटर के। यस गाइस, ये एक बहुत ही अच्छी बात है रशिया के लिए। तो रशिया को ये एक खूबी मिली हुई है फ्रेश वाटर की। और अब उसके बाद में बताते हूँ कि रशिया को जो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है गाइस उसके आगे, वो सेक्स रेशियो के अलावा, पॉपुलेशन के अलावा, जो रशिया का इतना बड़ा एरिया है, रशिया का जो वर्चस्व है, वो रशिया को काफ़ी एक टेंशन वाला सीन है, क्योंकि कई सारे बॉर्डर उसके साथ लगते हैं। दूसरा, यूएस प्रो जो हो रहा है आजकल, आपको पता चल रहा होगा, यूएस का जो वर्चस्व है वो काफ़ी भारी होता जा रहा है। नाटो जब से बन गई है यूरोप के अंदर, यूएस प्रो होता जा रहा है यूरोप काफ़ी। तो वहीं पे रशिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि इतना बड़ा जो उसका बॉर्डर एरिया है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको वो सिक्योर कर सके और अपना वर्चस्व अपने स्थान पर बना के रख सके। यही कारण है यूक्रेन के ऊपर हमले का, वर्चस्व की लड़ाई है ये पूरी। अब बात करते हैं यूक्रेन के बारे में। 1991 में यूक्रेन का जन्म हुआ। 2004 से 2006 तक यूक्रेन में आपको अच्छे से स्टैब्लिश कर चुका था, एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी गाइस। स्टार्टिंग में यूक्रेन का जो पूरा झुकाव था वो रशिया की तरफ था। रशिया उसका बड़ा भाई था, यूक्रेन छोटा भाई। काफ़ी अच्छे मित्रतापूर्ण संबंध थे गाइस। यूक्रेन की जो करेंसी वो रिवेनिया है, रूबल नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान देना। और यूक्रेन के बारे में बात करते हैं गाइस, वो किन किन कंट्री से अपना बॉर्डर शेयर करता है। रशिया के वेस्टर्न पार्ट पे यूक्रेन है। यूक्रेन रशिया के अकॉर्डिंग वो छोटा सा देश है। और जो यूक्रेन अपना बॉर्डर शेयर करता है वो किन किन देशों से करता है। रशिया हो गया, आपका पोलैंड हो गया, आपका हंगरी हो गया, आपका स्लोवाकिया हो गया, और बेलारूस हो गया। इन सब कंट्रीज से वो अपने बॉर्डर शेयर करता है। और जो यूक्रेन के बारे में बताना चाहूँगा, इसके नॉर्थ में जो माउंटेन रेंज है उसकी वजह से वो काफ़ी, वहाँ से नदी भी एक निकल रही है, तो उसकी वजह से कैथापेरियन माउंटेन रेंज कहते हैं उसको। और जो कैथापेरियन माउंटेन रेंज है वही उसी की तरफ से वहाँ पे जो ज़मीन है उसकी काफ़ी उपजाऊ है, काफ़ी वहाँ से नदियाँ काफ़ी है यूक्रेन के अंदर, फ्रेश वाटर काफ़ी है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट कहा जाता है यूरोप का। जैसे इंडिया का ब्रेड बास्केट है पंजाब, काफ़ी वीट को उगाया जाता है, गेहूं की काफ़ी उत्पादकता है वहाँ पे, गेहूं को काफ़ी उगाया जाता है। अब यूक्रेन की इकोनॉमी के ऊपर मैं बात करूँगा। स्टार्टिंग में यूक्रेन के हालात थोड़े से डगमगा रहे थे, लेकिन उसके बाद रशिया ने जो अपनी गैस एंड ऑयल की जो पाइप्स थी वो यूक्रेन के थ्रू निकाली है अपने यूरोप में, अपने कंट्रीज़ को और आगे अपने क्लाइंट्स को देने के लिए। उसकी वजह से यूक्रेन को काफ़ी इकोनॉमिकल हेल्प मिली। और अब जो यूक्रेन का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई हो चुका था इसकी वजह से, क्योंकि वो उनसे एक तरह का
कमीशन चार्ज लेता था रशिया से। आपको पता है रशिया का जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक पार्ट जो है वो उसकी नेचुरल रिसोर्सेज से ही चलता है, और इसी वजह से वो जो सारे नेचुरल ऑयल एंड गैस थे वो पाइपलाइन के थ्रू यूक्रेन से होते हुए अदर कंट्रीज तक जाते थे। सो इसी वजह से इसका कमीशन जो यूक्रेन को मिलता था और यूक्रेन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई होता चला गया। यूक्रेन के अंदर एडवेंचर टूरिज्म काफ़ी है, वहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट जैसे कि राफ्टिंग वगैरह का काफ़ी एक कल्चर है। एडवेंचर टूरिस्ट को वहाँ पे काफ़ी बढ़ावा दिया जाता है और काफ़ी अच्छा एक एक्सपेक्ट है ये इकोनॉमिकल लेवल्स पे। अब मैं बात करना चाहूँगा गाइस यूक्रेन के जो क्या पॉलिटिक्स रही है वहाँ की। यूक्रेन का जो स्टार्टिंग का जो टाइम था वो गाइस रशिया के साथ ही था। उस टाइम पे उसको कोई भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, बट जो एक 2002 से यूक्रेन को इनविटेशन आया था यूरोपियन यूनियन में सम्मिलित करने का, वो सिर्फ इनविटेशन आया था, तब से रशिया को थोड़ा सा अपने वर्चस्व के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखा। अब सीधा आ जाते हैं हम 2014 पे। 2014 का वो टाइम था जब बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हुई यूक्रेन की सरकार के अंदर। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, उनको कुछ अपनी इकोनॉमिकल हेल्प के लिए उनको ईयू की तरफ यानी कि यूरोपियन यूनियन की तरफ आंख देखनी पड़ रही थी, उस तरफ थोड़ा सा झुकाव जा रहा था, क्योंकि उन्होंने यूरोपियन यूनियन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उसको इकोनॉमिकल हेल्प देने का भी वादा किया था। यहीं पे रशिया को भी थोड़ा सा खतरा मंडराता हुआ दिखा। तब रशिया ने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उनको आश्वासन दिया कि वो उनको डायरेक्ट कैश देके कुछ उनकी मदद करेंगे और वो यूरोपियन यूनियन में ना जाए। उनकी जो भी एक यूक्रेन के अंदर आर्थिक समस्या चल रही थी वो उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उसी वक्त यूक्रेन के अंदर यूएस के काफ़ी स्पाई उस टाइम पे मौजूद थे, रशिया के भी स्पाई मौजूद थे। तो जो यूएस के जो स्पाई थे, एक तरह से पैसे दिए हुए किराए के वो लोग थे जिन्होंने एक तरह की क्रांति वहाँ पे ला दी, एक तरह का विद्रोह वहाँ पे उत्पन्न कर दिया यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उनका झुकाव रशिया की तरफ था। और जो यूक्रेन के अंदर जो ये उनकी आम जनता के अंदर जो यूएस के स्पाई मिले हुए थे, इन्होंने वहाँ पे विद्रोह जगाया और यूरोप की तरफ और अमेरिका की तरफ उनका झुकाव दिखाया। सो इस जनता और प्रेसिडेंट के कोलैप्स के बीच में यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि गाइस वहाँ पे जो है उन जो उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनको वहाँ से हटाना पड़ गया। उसके बाद जो प्रधानमंत्री आए, जो उनके वहाँ के प्रेसिडेंट आए, उनका झुकाव ऑब्वियसली से यूरोप की तरफ ज़्यादा था, अमेरिका की तरफ ज़्यादा था। और अब मैं बताना चाहूँगा गाइस यहीं पे वो वक्त आता है जब रशिया ने 2014 में क्रीमिया पे हमला कर दिया, क्योंकि उसको पता चल गया था कि अब जो यूक्रेन का जो रवैया है वो यूएस की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है, यूरोपियन यूनियन की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता जा रहा है। तो क्रीमिया पर 2014 में रशिया ने अपने वर्चस्व को स्थापित रखने के लिए हमला करा, क्रीमिया को कब्जा लिया। क्रीमिया को कब्जाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा था ब्लैक सी। यस गाइस, ब्लैक सी पे अपना नियंत्रण बनाने के लिए रशिया ने क्रीमिया पे हमला करा और क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करा दिया। अब 2014 के बाद से ये जो एक तरह का अलगाव है रशिया यूक्रेन के बीच वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइपलाइन का जो कमीशन था वो उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, लेकिन अब यूक्रेन डिमांड करने लग गया रशिया से। और रशिया का भी काफ़ी बड़ा इकोनॉमिकल पार्ट जो था वो पाइपलाइन के थ्रू ही था, क्योंकि वो अपने ज़्यादातर कस्टमरों को जो पाइपलाइन जाता वो यूक्रेन के थ्रू जाता था। हालांकि बेलारूस से भी पाइपलाइन है, लेकिन यूक्रेन से जो पाइपलाइन जा रही उनका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस था। अब धीरे धीरे नाटो का भी इन्फ्लुएंस आया, यूरोपियन यूनियन का भी इन्फ्लुएंस आया, अमेरिका काफ़ी इन्फ्लुएंस था और रशिया का जो वर्चस्व था वो खतरे में आ रहा था। इसलिए धीरे धीरे आप जो ये चीज़ें बढ़ती चलेगी उसका रूप हम आज देख रहे हैं कि ये एक तरह का बहुत बड़ा वॉर छिड़ चुका है यूक्रेन और रशिया के बीच में। आज 6वां दिन है, काफ़ी तबाही हो चुकी है। आज ये भी सुना गया है कि कीव के अंदर जो एक मिसाइल गिरी थी उसके अंदर एक भारतीय स्टूडेंट की भी डेथ हुई जिसका नाम नवीन था। काफ़ी तबाही का मंजर चल रहा है। सो ये कुछ कंपैरिजन थे रशिया और यूक्रेन के बीच में, ताकि पीछे का जो पूरा हिसाब किताब है वो आपको पूरा समझ में आ जाए कि एक्चुअल में कहाँ से ये चीज़ बनी है, कहाँ पे इन सब चीज़ों का एक्चुअल में ये लोग कहाँ से इनका रूप बना है और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कहाँ पे अब ये आके जाता चला गया है। तो ये छोटा सा ब्रीफ था मेरा, एक कंपैरिजन था रशिया और यूक्रेन के बीच में कि रशिया का जन्म कहाँ से हुआ है। जन्म तो खैर रशिया की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, जो एक मैंने बेसिक जो बताया है रूस की क्रांति के बाद से, और यूक्रेन का कहाँ से जन्म हुआ है, क्या क्या मुद्दे थे, कौन कौन से मुद्दे थे जिन पे ये आपस में टकरा है, ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और आज उसका फल ये वॉर चल रहा है।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। वीज़ा से रिलेटेड मैं चाइना कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड मैं चीज़ें लेके आने वाला हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, सारी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के बारे में दूंगा। साथ में कुछ वीज़ा से रिलेटेड अदर पूरा वर्ल्ड ही आ जाता है, तो थोड़े बहुत फैक्ट्स में बीच में लाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड यू हैव अ वंडरफुल डे।